नहीं पड़ती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अब ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम संस्थाएं जो हैं, इनकी साख पर इतना बड़ा बट्टा लग गया है, खासतौर पर इन 10 सालों में, कि लोग अब इनको लेकर ही सवाल करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। एक ऐसी संस्था जिस पर जब भी आपको लगता था कि सीबीआई की बात करूं तो लगता था कि पुलिस अगर सही से काम नहीं करे तो लोग कहते थे कि सीबीआई को केस सौंप दिया जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो। इसी तरीके से ईडी और आईटी के मामले में, लेकिन इन तमाम संस्थाओं की जो जो साख है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस मोदी रिजीम में पूरा लगा है। और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, 2 सिटिंग मुख्यमंत्री, एक ने इस्तीफा दे दिया था और अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेजा गया एक ऐसे मामले में जहां पर जो गवाह थे, जो आरोपी थे, उन्हीं को ही अप्रूवर बनाया गया और कैसे उनकी कंपनी ने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। ये पूरा खेल जो है चंदे के धंधे का, उसके जरिए कैसे ये पूरी की पूरी जो अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर जो फंसाया गया, जो पूरा मामला है, वो एक पूरी तरीके से खुलकर साफ हो गया है। और आज भी जब से सुबह से ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है, दलीलें जो पेश की जा रही हैं, एएसजी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, वो कहीं से भी स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और लग ये रहा है कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और लग रहा है कि आज तो नहीं लग रहा कि इसको लेकर कोई फैसला होगा, लेकिन कल जब 2:30 बजे कोर्ट बैठेगी इस पूरे मामले को लेकर, कोर्ट की बेंच बैठेगी 2 जजेस की, तो लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला आ जाता है तो आप ये सोचिए कि मुंह छुपाने की जगह फिर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। आने वाले जो चुनाव है हरियाणा, पंजाब और इसके साथ साथ दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण है। इन तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में तो उसकी सरकार है, पंजाब में उसकी सरकार है, हरियाणा में भी उसने अपने पैर मजबूत किए हैं, एक सीट पर वो वहां पर भी लड़ रही है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और उनकी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल अगर साबित हो जाती है, तो फिर आप सोचिए कि इस पूरा का पूरा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो पूरे तरीके से भर भरा कर गिर जाएगा। अमलेंदु जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे ऑनलाइन एडिटर, जो लगातार सुबह से इस पूरे मामले पर गहरी और पैनी निगाह रखे हुए हैं। सुबह से ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले पर लगातार जब जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत गहराई से इस बात को रखते हैं। और उसी के साथ ही हेमंत तत्री जी भी इस पूरे केस पर अपनी गहरी और पैनी निगाह रखे रहते हैं। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही इस्तकबाल। अमलेंदु जी आपके पास आऊं, थोड़ा सा आपको रेस्ट दे रही हूँ, मैं हेमंत जी के पास जाती हूँ। हेमंत जी, आज जो पूरे दिन ये जो जो प्रोसीडिंग्स चली है और अभी लग रहा है कि ये मामला 15 मिनट मांगे गए हैं, उसमें से 10-12 मिनट ऑलरेडी लग रहा है कि निकल गए हैं। आपको लग रहा है कि कल जब ये कोर्ट की बेंच फिर से बैठेगी, 2:30 बजे लगभग ये वक्त दिया गया है, अगर आज इस पर कोई फैसला नहीं आता है, जिसकी उम्मीद लगभग लगी रही कि नहीं आएगा, तो आप इस मामले को कहां जाता हुआ देख रहे हैं और आज की पूरी प्रोसीडिंग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं आज की प्रोसीडिंग्स को देख करके। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो अंतरिम जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, उसको ना तो केंद्र सरकार पचा पा रही है और ना उसके लॉ ऑफिसर्स पचा पा रहे हैं। और आज सॉलिसिटर जनरल की बातों से भी ये बात लगी, एएसजी की बातों से भी ये बात बड़ी स्पष्ट लगी कि जो इंटरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को एक राहत के तौर पे, वो उसको नहीं हजम कर पा रहे एक तरीके से। ये बिल्कुल स्पष्ट मानते चलिए। मैं आपको रोक रही हूँ, एक अपडेट दे दूं, फिर मैं आप अपनी बात को पूरी रखिएगा। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि सेवरल इश्यूज हैव कम अप, कि बहुत सारे इश्यूज जो है लीगल इश्यूज वो इसमें सामने आ गए हैं, तो इसीलिए मैटर को अब कल लिया जाएगा टेंटेटिवली। तो उन्होंने कहा है कि टेंटेटिवली कल इस पूरे मामले को लिया जाएगा, यानी कि आज जो दलीलें जो पेश की गई उसके दौरान बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज आए हैं जिनको देखने की जरूरत है। और इसीलिए अब जस्टिस खन्ना ने कहा है कि ये मामला कल के लिए अब आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस मामले को फिर से इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। जी अमन जी, अपनी बात को रखिए। तो इसमें पहला पक्ष तो यह है कि जो अमित शाह ने भी इशारा किया, इशारों में बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए, कि एक विशेष आदमी के तौर पर रियायत का जिक्र किया उन्होंने अपने ही अंदाज में। और आज उस बात को फिर सेकंड किया सॉलिसिटर जनरल ने भी और एएसजी ने भी सुप्रीम कोर्ट के दौरान, कि अंतरिम जमानत एक विशेष वो दिया गया है, राहत है, रियायत है टाइप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस बात को नहीं माना
और उनकी जितनी भी दलीलें थी उनको एक तरीके से खारिज कर दिया और ये कहा कि ये हमारा फैसला था और हमने कन्विक्शन के साथ ये चीज की है, ये राहत दी है। दूसरी बात जो लगातार बहस चली आज, वो सेक्शन 19 पे चली, पीएमएलए के सेक्शन 45 पे चली। पीएमएलए एक्ट कहां से आया, उसके जेनेसिस पे चली। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये सारा एक्ट बना था पीएमएलए का, उसके रेफरेंसेस आए और तमाम तरह की लीगल इंटरप्रिटेशन आई। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी इसमें, अभी जब हम बात करना शुरू किया हमने 4 बजे, उससे 10 मिनट पहले जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या आप फाइल लेकर के आए हैं, और इस एक तरीके से जस्टिस खन्ना ने वो फाइल मांग ली है बेंच ने, जो भी इस केस से संबंधित फाइल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहली बार ये फाइल बेंच ने मांगी है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि आज की सुनवाई पूरी हो जाएगी अगली 1-2 मिनट में, और कल भी इस पे 2:30 बजे के बाद सुनवाई चलेगी। देखिए बुशरा जी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स होते हैं ना, वो केवल एक पर्टिकुलर इश्यू को इंटरप्रेट ही नहीं करते, वो लीगल प्रोविजंस को भी इंटरप्रेट करते हैं और लॉ को भी इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो बहस चल रही है, इसमें थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब राहत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले 5 बार इस पर बहस हुई थी, और उसके बाद इस पर आज भी बहस हुई, कल फिर बहस होगी, और ये बहस लगातार लंबी चलती है। तो ये कहना कि इस पर कल फैसला आ जाएगा, ये बहुत दूर की कड़ी है। इस पर जब भी आर्गुमेंट कंप्लीट होगा दोनों साइड्स का, अभी सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, उससे पहले सिंघवी साहब बोले थे, जब ये खत्म कर देंगे तो उसके बाद काउंटर फिर फाइल करेंगे अपने अभिषेक मनु सिंघवी, जो भी उनको बोलना है अपना काउंटर तर्क देंगे वो। और ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी आर्गुमेंट सुना 20 मिनट में फैसला कर दिया, ऐसा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी की पूरी आर्गुमेंट होगा, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, और उसके बाद 2 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर ये फैसला, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी ठीक थी तो भी उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है, और वो गलत थी उसको रिजेक्ट करेंगे तो भी उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। तो ये मान लेना है कि इसमें कल जैसे ही बहस पूरी होगी उस पर फैसला आ जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, जो केजरीवाल को लेकर के जितना जो पैनिक की, जिसका बार बार आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पैनिक की क्यों है, वो एक तरीके से इसको मॉरल डिफीट के तौर पे ले रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या किया है, आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। पिछले 10 साल में एक परंपरा पहले चली आ रही थी, पहले सारे के सारे नेता और राजनीतिक विरोधी जो सरकार के थे वो सीबीआई से डरते थे, लेकिन सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ और जो राहत जल्दी जल्दी मिलने लगी, तो फिर ईडी को बीच में इन्वोक किया गया तमाम केसेस के अंदर, और सीधा पीएमएलए लगाया गया तमाम नेताओं के ऊपर। और पीएमएलए लगाने की एक बैकग्राउंड है, क्योंकि उसके जो प्रोविजंस है वो बड़े स्ट्रिक्ट है, उसमें जो बेल है बहुत ही नामुमकिन है, जल्दी बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारी चीजें ईडी को, तब पीएमएलए और ईडी इतना आपने देखा बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वोक किए जाने लगे। अब जिस तरीके से केजरीवाल को 40वें दिन इंटरिम बेल के नाम पर रिलीफ मिल गया, उससे पूरी सरकार हिली हुई है। और गवर्नमेंट के लॉ अफसर्स भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप आम आदमी में और खास आदमी में अंतर कर रहे हैं, यानी कि वो पचा नहीं पा रहे हैं इस रियायत को जो अंतरिम जमानत के तौर पे केजरीवाल को मिल गई। उनको इस बात का भी डर है कि कहीं इसी बेसिस पे हेमंत सोरेन को ना मिल जाए, कल को कोई और ना मांगने लग जाए। वो एक बात भूल रहे हैं कि जब इसी बेंच ने जब संजय सिंह को जमानत दी थी तो किस बेसिस पे दी थी, उन्होंने कहा था कि आप हमें फाइल दिखाइए और हम फिर टिप्पणी करेंगे इस पर। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जमानत दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो ईडी वीक फुटिंग पे लगातार रही है, जैसा आपने कहा, जैसा सुबह से बहस भी चल रही है। लेकिन उनकी आज की चिंता सबसे बड़ी यह है कि अगर पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट कानून के अंदर भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ऐसे क्रूशियल और सेंसिटिव मौकों के ऊपर अगर इंटरिम बेल मिलने लगी तो सरकार का तो सारा किया दराई खत्म हो जाएगा ना। केजरीवाल को 1 साल पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, बेंच ने कहा कि आपने 9 इतने क्यों दिए नोटिस, पहले अरेस्ट कर लेते, पहले क्यों नहीं किया। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वीक फुटिंग पे है ईडी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर मैं कोई कभी टिप्पणी करता नहीं, प्रीएम्प्ट करना गलत, इलीगल है, वो गलत होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो एज दिख रहा है अब तक, उसमें वीक फुटिंग पर ईडी दिख रही है, और उसी के कारण इंटरिम बेल भी मिली, और उसी दिशा में जिस तरीके से जा रही है बात, वो लगता है कहीं ना कहीं कि ना केवल केजरीवाल के केस में, मुझे लगता है इस पूरे आर्गुमेंट के बाद पीएमएलए में जो बेल की कंडीशंस है, सेक्शन 19 की कंडीशंस है, सेक्शन 45 की जो कंडीशंस है, सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है, उन पर भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। और ईडी जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को फंसाती आई है, उसमें ना केवल इस केस में, आगे के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से बेंच इस पूरे मामले को खोलकर एक एक पक्ष को ना केवल सुन रही है,
बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है। आपने देखा होगा हर चीज में दोनों जजेस लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन वे आर्ग्यूमेंट नहीं है, जी। दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट है, बेंच भी पूछ रही है और सारी चीजें हो रही है। तो बड़ा लाइवली सीन है जब ये चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत हायर स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जा सकते हैं बीएमएलए के ओवरऑल प्रोविजंस को लेकर के, अरेस्ट को लेकर के, बेल को लेकर के और केस को चलाने को लेकर के। ये बहुत महत्वपूर्ण केस मुझे लगता है होने जा रहा है। जी, बिल्कुल एक नज़ीर की तरह ये केस जो है वो होने जा रहा है, ये साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि ये केस आप ये देखिए कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है शराब नीति मामले में। एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी पूरी की पूरी सियासत ही भ्रष्टाचार के विरोध रही हो, जिसने पूरी सियासत का उसका बेस ही रहा हो, उसने पार्टी उस पर खड़ी की हो, उसी को भ्रष्टाचार के, वो भी शराब नीति जैसे मामले में, उसको जेल भेजा जाता है। और लगातार जो तर्क पेश किए जा रहे हैं ईडी की तरफ से, वो तर्क कोर्ट में उस तरह से स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वीक फुट पर लग रही है और कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है ईडी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम धागे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपनी बातों से अभी तक कोर्ट को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाई है। वरना आप ये देखिए कि पीएमएलए के जो सेक्शंस है, जिनकी बात लगातार अभी हेमंत अत्री जी भी कर रहे थे, कि अंतरिम जमानत जो मिली है केजरीवाल को, उससे भी ये जाहिर होता है कि केस जो है वो उस तरह से मजबूती से ईडी अपना पेश नहीं कर पाई है। इससे पहले चाहे संजय सिंह को जमानत मिलना, अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिलना, और उसके बाद क्या इसी तरीके से हेमंत सोरेन और के कविता जो है उनके लिए और मनीष सिसोदिया के लिए भी क्या रास्ते खुल जाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अमलेंदु जी, आपके पास मैं आऊंगी। सुबह से आप ये मामले को देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा है। आज के हाई पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको क्या लगे, जिन पर आगे अब सुनवाई जब कल शुरू होगी तो वो एक तरह से आधार बन सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य बात है, जो अब तक का कंक्लूजन समझा जा सकता है, वो ये है कि धारा 19 पीएमएलए एक्ट की है, उसके इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट रहा लगातार और बार बार वो ईडी को उसी में खींच करके लेके आते थे कि आप धारा 19 की जो है पीएमएलए एक्ट की, उसके नजदीक रहिए, उस पर बात कीजिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, गिरफ्तारी की आपको शक्तियां, उसमें आपको किस तरीके से गिरफ्तारी करनी है और क्या आपकी बाउंड्रीज है, क्या आपकी सीमाएं हैं जिनसे आपको बाहर नहीं जाना है, इस पे आप बात कीजिए। दूसरा ये कि धारा 19 जो पीएमएलए एक्ट की, उसके तहत जब आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के समय आपके पास क्या सबूत थे और आपने उनसे क्या बरामदगी की, ये आपको बताना है। ये आपने किया कि नहीं किया, इस पे कुल मिलाकर के आप बात कीजिए। तो ये जो बुशरा जी जो सवाल किए गए, जो महत्वपूर्ण सवाल जो है, वो ये दो सवाल थे और इस पे ईडी जो थी वो बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आई, क्योंकि वो ये बताने में विफल रही कि जिस समय उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उसके पास क्या सबूत थे और उसने क्या बरामद किया, ये उसके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरा, पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 है, उसके अंतर्गत उसकी क्या शक्तियां, उससे उसने अपने को एक तरीके से बाहर ले आने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जो 164 के बयान है वो भी पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कराए जा सकते हैं, ये बताने की कोशिश की। और सीआरपीसी की धारा 341 जो है वो किस तरीके से पीएमएलए एक्ट के साथ क्लब की जा सकती है, ये बताने की कोशिश की। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सीआरपीसी की धाराएं अलग हैं, ये पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा है। तो जब पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा है तो या पीएमएलए एक्ट में क्या आपके पास शक्तियां हैं, उन पे बात की जा सकती है। आप सीआरपीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीआरपीसी अलग है, पीएमएलए एक्ट अलग है। यानी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बुशरा जी कि कोई मुकदमा अगर कायम होता है 323 जो है उसके अंतर्गत, तो 323 के मुकदमे को आप 302 से आप क्लब नहीं कर सकते, ये अलग अलग तरीके। यानी कि जो मुकदमा है जिस धारा के तहत है या जिस एक्ट के तहत है उसी में चलेगा, आप दूसरे को उसमें क्लब नहीं कर सकते। यानी आप मुकदमा चलाएं पीएमएलए एक्ट में और प्रोसीडिंग्स आप पूरी करें सीआरपीसी की, ये नहीं हो सकता। दूसरा ये कि सीआरपीसी जो है वो उसकी इस्तेमाल जो एक तरीके से वो जो जिनके पास गिरफ्तारी की शक्तियां होती हैं या जो जांच एजेंसियां हैं वो करते हैं, इन पुलिस करती है एक तरीके से। पीएमएलए एक्ट में ईडी पुलिस नहीं है, वो आर्थिक अपराध की जांच करती है। तो आर्थिक अपराध के अंतर्गत आपको जो शक्तियां मिली है, ठीक है आपको गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं, लेकिन आर्थिक अपराध में आपको गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं, तो आपको आर्थिक अपराध में जो आपको शक्तियां हैं उनके तहत आपको जो दायित्व है वो पूरे करने होंगे। यानी आप पुलिस की शक्तियां उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से पुलिस करती है। तो ये भी एक तरीके से डिफरेंशिएट करने की एक तरीके से कोशिश हुई है जो अब तक की बहस में आया है। कुल मिलाकर के जो आज दिन भर की बहस हुई है बुशरा जी, उसमें यह समझा जा सकता है कि ईडी से जो सवाल किए गए और ईडी ने जो अपने तर्क रखे
उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ये कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाई कि उसने अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया तो उसके पास क्या सबूत थे, अरविंद केजरीवाल इसमें किस तरीके से दोषी हैं, अरविंद केजरीवाल इसमें गवाह है या क्या है, ये नहीं है। दूसरा ये कि आज ईडी ने जब ये कहा, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ईडी ने जब ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी को इसमें बनाने जा रही है पार्टी, और ये पाइपलाइन में ये उसने कहा, और क्यों बनाने जा रही है कि चूंकि वो पैसा जो आया है वो आम आदमी पार्टी के आया, और अरविंद केजरीवाल उसके जो मुखिया थे, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, पॉलिसी बनी उसके थे। इस पे जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल किया कि क्या आप इस तर्क के आधार पे ये तो कहने नहीं जा रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है उसमें फिर और दल भी शामिल हो जाएंगे, फिर आप कोई दल से बाहर नहीं रहेगा। और मजे की बात यह है कि बुशरा जी, जिस समय ये बात हो रही थी, जब वो तर्क दे रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी को ऐसे बनाने जा रहे हैं, मैंने उसी समय टिप्पणी की कि ये ईडी ने यानी एएसजी राजू ने इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को फंसा दिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने गिरफ्तारी किया, मुकदमा कायम किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वो असंवैधानिक करार दे चुका है, और ये कह चुका है कि ये चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का स्रोत बन गई थी ये योजना। इसका मतलब कि अगर जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो धन पहुंचा है, अगर ये जांच हो जाती है तो इसका मतलब इसमें ये फंस जाएंगे। और इत्तेफाक की बात बुशरा जी ये कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग अपने इसके बाद जैसे ही हम गए देखने के लिए क्या चल रही है, सेम सवाल जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछ लिया कि भाई आप जो ये कह रहे हैं तो क्या आप इस तर्क के आधार पर, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी आ जाएगा, फिर आप ये तो नहीं कह रहे कि कोई भी दल इससे बाहर नहीं होगा। यानी कि आप जिस अरविंद केजरीवाल को जिसमें आप फांसना चाह रहे थे उसके जरिए आप भारतीय जनता पार्टी को भी फांस सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आज की सुनवाई में बुशरा जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही जबरदस्त एक तरह से कह सकते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कभी इतनी इंटरेस्टिंग लगी नहीं होंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डीवी लाइव का धन्यवाद दर्शक कर सकते हैं कि जितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको लगातार पेश करते रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में, और लोग इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस तरह के कार्यक्रम को देखते भी हैं। तो वो भी एक ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के तर्क वहां पेश किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो जजेस की जो बेंच है उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व होकर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको कैसे देख रहे हैं हेमंत जी? जो भी अमलिंदु जी ने बातें कही, ऐसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मामले में तो फिर जेपी नड्डा फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो सबसे बड़ा की राशि जो है वहां पर पहुंची है। तो क्या जिन जो इल्जाम विपक्ष लगाता है कि भाई एजेंसीज जो हैं वो बीजेपी के कहने पर, यानी कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके कहने पर काम कर रही है, अगर इस तर्क को देखें तो फिर तो अपने आकाओं को आप फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बुशरा जी, कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो परिस्थितियां होती है ना, तो आप बहुत अति उत्साह के अंदर गलत साइड पर पैर रख देते हैं जहां पर लैंड माइन बिछी हुई है, और आज दुर्भाग्य से वही काम उन्होंने किया है कि चलते चलते अरविंद केजरीवाल के चक्कर में संजीव खन्ना को वहां ले गए वो जहां उनको नहीं ले जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का नाम लेकर के, और उनका कहीं नाम आना भी है तो वो ट्रायल कोर्ट में आना है, यहाँ तो उस बात का वैसे भी कोई रेफरेंस नहीं है। यहाँ तो आप ये बताना है आपको केवल कि आपको जो आर्ग्यू करना था वो क्या आर्ग्यू करना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बना रहे हैं, नहीं बना रहे, एक्यूज बना रहे, क्या कर रहे हैं, वो ट्रायल कोर्ट का मैटर है, यहाँ का मैटर नहीं। तो इस सारे में वो खुद ही अपने ही ट्रैप में फंस गए कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि केजरीवाल ने 100 करोड़ लिए या आम आदमी पार्टी ने लिए या नहीं लिए उस पार्टी से, वो तो जांच का विषय है, उस पर तो ये सारा पीएमएलए का केस चल ही रहा है। लेकिन एक बात तो निश्चित है ना बुशरा जी कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर लिए हैं उसी वादा माफ गवाह से जो इस केस में गवाह है, जिसके बेसिस पे केजरीवाल को पार्टी बनाया गया। वो 55 करोड़ तो रिकॉर्ड में आ गया है कि ये डिटेल से इस तारीख को इस तारीख से दिया गया पैसा। वो पैसा कहां से आया, वो किस एवज में दिया गया, वो सारी कथा भी तो खुल सकती है ना। और एक बात जो गलती कर रहे हैं सारे के सारे लोग, जो एक बात नहीं समझ रहे, कि देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ऐसे जज नहीं है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के बाद तुरंत रिटायर होकर चले जाएंगे। वो नेक्स्ट इन लाइन सीजीआई भी है, उनका कार्यकाल अभी लगातार बचा हुआ है चंद्रचूड़ के बाद भी। तो उनको जिस तरीके से खासतौर पर जो उनका जो फैसला है अंतरिम जमानत देने का, उस पर एक इनडायरेक्टली कल होम मिनिस्टर ने भी टिप्पणी की बिना नाम लिए, ना उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया ना कोर्ट का नाम लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया। और जिस तरीके से आज फिर सॉलिसिटर जनरल और एएसजी ने भी
उसी को बार बार जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं कुछ और चीज का इशारा कर रही है, सरकार की असहमति का जिक्र कर रही है। अगर असहमति हो भी तो वो छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जैसा कि अमित शाह ने किया या जो दोनों लॉ अफसर्स ने किया। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो अमलेंदु जी अभी कह रहे थे कि यहां तो पता नहीं 100 करोड़ स्टेब्लिश होंगे या नहीं होंगे, वो 55 करोड़ तो स्टेब्लिश थे ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिए थे, वहां कहां जाएंगे आप? वो किस लिeu में लिए थे? वो मनी राउटिंग थी क्या थी, उसका भी तो पता करना पड़ेगा ना। और अगर वो, जो कि चीफ जस्टिस के पास वो ऑलरेडी लगा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू, उसमें एसआईटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच की बात हो रही है, अगर वो कहीं चीज आ गई तो उसमें तो बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश्ड है पूछना जी। उसमें क्विड प्रो को भी है, उसमें बहुत सारी, कोई ऐसा अपराध नहीं है आर्थिक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ना किया गया हो। उसमें यह भी किया गया है कि पैसा किसी का, नाम किसी का, बॉन्ड किसी का, वो सारी चीजें भी हुई है। तो ये आने वाले टाइम में एक पीएमएलए अपने आप में, जिसको अब तक सरकार यूज करती आई थी कथित तौर पे अपने विरोधियों के खिलाफ, वो उनके गले की फांस ना बन जाए कहीं, और खास तौर पे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इश्यू के अंदर। क्योंकि जब वो खुल के डिस्कस होगा, और एक एक चीज बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है, रिकॉर्डेड है, हर एक बॉन्ड का नंबर तक है, तारीख तक है, खरीदने वाले का नाम है, तो सरकार जाएगी कहां? और वो सारी चीजें, किसको उसके एवज में क्या काम मिला, कौन सा टेंडर मिला, कौन सा ठेका मिला, कौन सी रियायत मिली, कौन सी दवाई का कौन से केस में क्या रियायत मिली, वो सारी चीजें हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि केजरीवाल से अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में सरकार कहीं गले की फांस ना ले ले इसको, क्योंकि जिस तरीके से चीजें खुल रही हैं, यू नेवर नो कि ये कहां जाके रुकेगा। तो बहुत सावधानी के साथ ये करना पड़ेगा। अति विश्वास इसमें घातक हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। और जिस तरीके से एसजी और एएसजी इस पूरे मामले को एक मूंछ का सवाल बना करके लड़ रहे हैं, प्रोफेशनली तो अच्छा है वो, लेकिन उसके फॉलोआउट्स क्या होंगे ये भी देखने की बात होगी, जिसको अब इसी ऑर्डर के अंदर, जब इसका फाइनल ऑर्डर आएगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बिल्कुल, और इसके पॉलिटिकल आयाम देखना भी बेहद जरूरी है। आप ये देखिए कि जब इस पर फैसला आता है, अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, तो एक तरह से झल्लाकर वो कहते हैं कि अंतरिम जमानत है, 1 तारीख के बाद फिर से जेल में जाएंगे, और स्पेशल कंडीशंस जो हैं उनमें उनको दे दिया गया प्रोविजंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री हैं, इसका उनको फायदा मिला है, जो भी वो बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए जब वोट मांग रहे थे, तब उन्होंने, केजरीवाल ने ये कहा कि बटन दबाने के लिए कि आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे तो फिर मैं फिर से जेल में चला जाऊंगा, और अगर आप 25 तारीख को हमारे पक्ष में यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अगर आप बटन दबाते हैं, वोट डालते हैं, तो मैं 5 तारीख के बाद बाहर आ जाऊंगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। कोर्ट ने उनको जमानत भी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए ही दी है, स्पेशल कंडीशंस में दी है, क्योंकि अभी वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, 2 स्टेट में उनकी सरकारें हैं, और तमाम स्पेशल कंडीशन देखकर ही दी गई है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल छूट कर आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं कि उनको मतलब इसको निगलते भी नहीं बन रहा है। चाहे वो बात 75 साल के कैप की हो, उस पर कैसे जवाब दिया अमित शाह ने, सफाई देनी पड़ रही है। आज भी फिर से लखनऊ में थे, फिर से यही बात की, और एक अलग अंदाज अरविंद केजरीवाल का, सरकास्टिकली मीठे मीठे अल्फाज में जो वो कड़वी से कड़वी बात कह जाते हैं, वो उनका एक अलग स्टाइल है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उन्होंने बात कही है कि अगर सत्ता में, वैसे तो ये आने नहीं जा रहे, लेकिन अगर मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि सत्ता में आ जाते हैं, तो सबसे पहले काम होगा योगी आदित्यनाथ को हटाना। और पहले से ही पता है कि राजपूत समाज किस तरह से लगातार नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। वो उनको वोट या तो नहीं कर रहा है, या तो वोट ही नहीं कर रहा है, या फिर वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहा है, या जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो। और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं। एक तीर से अरविंद केजरीवाल एक नहीं कई निशाने करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको कैसे देख रहे हैं हेमंत जी? 75 साल वाली बात पे तो फिर भी सफाई दे दी अमित शाह ने, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी कोई किसी तरह की सफाई पेश नहीं की गई है, यानी कि तीर सही जगह लगा है एकदम। अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी खराब आदत है कि वो दुखती रग को बिल्कुल सही जगह से दबाते हैं, और यही केस उन्होंने किया इस बार आकर के, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। एक सवाल का जवाब तो चलो आपने कहने के लिए दे दिया कि मोदी जी ही पूरा कार्यकाल करेंगे, वही प्रधानमंत्री होंगे, और अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि भाई जो मोदी जी ने कानून बनाया था
अडवाणी के लिए था क्या वो? क्या मुरली मनोहर जोशी के लिए था क्या वो? क्या वेंकैया नायडू के लिए ही था क्या? या आने वाले टाइम में राजनाथ और इनके लिए होगा, गडकरी के लिए ही होगा? मोदी के लिए कोई कानून नहीं है, उनका खुद का बनाया हुआ कानून भी मोदी पर लागू नहीं होता। लेकिन जो दूसरा पार्ट जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ना तो उसको निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं। मुझे बताइए इस सवाल का क्या जवाब है? जिस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सरकार बनाई और उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, साइड कर दिया, उनको एक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। यही हाल वसुंधरा राजे का किया, यही रमन सिंह का किया। तो केजरीवाल ने ये गलत सवाल कहां पूछा ये कह के कि जो उन तीनों का हश्र हुआ वही अपने क्या नाम है योगी जी का भी होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब दे? वो हाँ कहे तो मुरे, क्या कहे कि हटा दे, हम 2 महीने बाद हटाएंगे, और अगर ये कहे नहीं हटाएंगे तो वो एक कमिटमेंट हो गया। तो ना तो मोदी कह सकते इस बात को कि नहीं हटाएंगे या हटाएंगे, ना अमित शाह कह सकते और ना जेपी नड्डा कह सकते। तो वो इस बात को गोल गोल घुमाते रहेंगे। अब समस्या क्या है कि गोदी मीडिया और जो 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 भी आपकी कीर्तन मंडली है वो तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जिस दिन से केजरीवाल ने ये बात कही है उस दिन के बाद योगी को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा ये है और कोई चर्चा ही नहीं। हालांकि इसकी आशंका शुरू से थी, लेकिन केजरीवाल ने इसको इशू बना दिया। और आप तो यूपी होके आई हैं, वहां पर ये कितना बड़ा इशू बना हुआ है कि योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बात हमको माननी पड़ेगी कि जितनी वोट योगी के नाम की मोदी के नाम की मिलती है, उतना ही जलवा योगी का भी कायम है कहीं ना कहीं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, उससे मैं और आप सहमत हो ना हो सकते, लेकिन उनका जलवा कायम है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है एक मुख्यमंत्री के तौर पे। अब उसका क्या जवाब दे भारतीय जनता पार्टी? तो केजरीवाल ने उसको बिल्कुल सही नब्ज को सही जगह से दबाया है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरे तरीके से फंस गई है इसमें। और उत्तर प्रदेश के नैरेटिव में ये बात बहुत ही कॉमन आ गई है कि यार केजरीवाल ठीक तो नहीं कह रहे हैं, बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो ये जो चीज थी, जो आशंका थी, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया चर्चा का। तो मुख्य धारा के चैनल उसको डिस्कस करें या ना करें, लेकिन मैं आप तो कर रहे हैं ना। और सारा सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया जो भी है उसमें चर्चा ही इस बात की है कि योगी आज गए, कल गए, चुनाव के बाद गए, 2 महीने नहीं पकड़ेंगे। उनको ये लगता है कि 2000 जो अगला जो चुनाव होने वाला है जो उत्तर प्रदेश की असेंबली का, वो योगी के नेतृत्व में नहीं होगा। और तमाम लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि योगी को हटाना इतना आसान नहीं है जितना उन दोनों को, तीनों को हटा दिया, चाहे वो शिवराज हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे रमन सिंह हो। क्योंकि वहां एक स्थिति थी कि चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद नया लीडर चुनने का अधिकार हाईकमान ले लेता है अपने हाथ में। लेकिन यहां तो अभी कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अभी समय है। तो योगी को हटाएंगे भी तो कैसे हटाएंगे? तो वो सारी बेचैनी ना केवल आम जनता में है बल्कि योगी के पूरे कैंप में भी है, उत्तर प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, पूरा गवर्नेंस का सिस्टम हो, उसमें 2 धड़ेबंदी बिल्कुल साफ है। एक धड़ेबंदी केंद्र की तरफ से है, एक धड़ेबंदी राज्य की तरफ से है, योगी जी की तरफ से। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दोबारा चर्चा में ला दी है केजरीवाल ने एक छोटी सी बात कह करके। और वो बात बीजेपी को हॉन्ट कर रही है यूपी में, क्योंकि आने वाले टाइम में जो यूपी के चुनाव है वहां वो सीटें हैं जहां बीजेपी का काफी अच्छा स्कोर था। कहीं अगर ये नैरेटिव चल पड़ा कि योगी को बदलेंगे तो बीजेपी के नैरेटिव का तो उस दिन कबाड़ा हो जाएगा। और केजरीवाल ये बात कह के अपने पंजाब निकल गया, आपको पता ही, वो अमृतसर और वहां सब घूम रहे। तो बीजेपी को बैकफुट पे ला करके, और जो उन्होंने वो बात कही ना जिसके ऊपर आज क्या नाम है सॉलिसिटर जनरल ने भी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट में और भी की कि अगर मुझे आप वोट डालेंगे तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बंदिश लगाई है बुशरा जी, वो भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे, अपना जो शराब घोटाला है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये इस तरह की राजनीतिक जुमलेबाजी ये हर नेता करता है, इसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के लिए थोड़ी रोका है, जुमलेबाजी के लिए थोड़ी रोका है। रोज प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या क्या बोलते हैं, और बीजेपी नेता क्या क्या बोलते हैं। तो उस जुमलेबाजी का हिस्सा है वो कि आप अगर मुझे वोट डालोगे तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। उसके कोई मायने थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उनकी कि 1 जून तक आपकी जमानत है अंतरिम, 2 तारीख को आपको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद कोई केजरीवाल कुछ भी कहता है उसके कोई मायने नहीं, उनको सरेंडर करना है तो करना है। तो ये बात बीजेपी इज ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम, क्योंकि उनके पास केजरीवाल को इफेक्टिवली घेरने का कोई और मसला नहीं आया। और जिस ट्रैप में उन्होंने लिया था ईडी के जरिए केजरीवाल को, उससे भी वो बाहर निकला है, चाहे अंतरिम जमानती से ही। तो बीजेपी अब एक घायल शेर की तरह अपने घावों को कुरेद रही है
इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है बुशरा जी, हकीकत ये है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात ये है हेमंत जी कि आने वाले जो चरण है, चाहे हम 25-20 के बाद की जो बात करें, 25 और 1 की हम बात करें, वो केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों स्टेट अभी बचे हुए हैं। उन तीनों स्टेट में 2 स्टेट में तो उनकी सरकार है, वो मजबूत है इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कांग्रेस के साथ वो दिल्ली में लड़ रहे हैं। पंजाब में वो अकेले लड़ रहे हैं, हरियाणा में उन्हें 1 सीट मिली है, यानी कि अगर 1 सीट दी गई है तो कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी वहां पर है। और ऐसे में ये मान लिया जाए, मैं ये नहीं कह रही कि कल जब सुनवाई शुरू होगी तो कल ही ये फैसला सुना दिया जाएगा कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है या नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि इलेक्शन से पहले 25 से पहले ये फैसला आ जाता है। एक फर्ज कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पर रख देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में ये फैसला आ जाता है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध थी, क्योंकि अभी जितनी भी हम जो ईडी की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक एक धागा खुलता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा, ना मनी ट्रेल साबित कर पाए हैं, ना किसी और इस तरह के सबूत वो पेश कर पाए हैं जिसके बिना पर ये कह दें कि ये हमारे पास ठोस सबूत थे, इसलिए हमने गिरफ्तारी की अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको क्या मिला और वो भी कितना ठोस है उसके बिना पर नहीं, लेकिन किस बिना पर आपने गिरफ्तारी की वो अभी साबित नहीं कर पा रही है वहां पर ईडी। तो मान लीजिए अगर उनको जमानत मिल गई है और वो अवैध अगर करार दे दी जाता है अगर उनकी गिरफ्तारी को, तो फिर आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो किस तरह से बदलेगा? 4 चरणों में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है, वो कहने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री के बोलों से साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरह से रैली में कुछ और, इंटरव्यू में कुछ और, आज उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया तो आज वो नॉर्थ और साउथ में बांटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्हें बांटना ही है, समुदाय में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे, जातियों में बांटेंगे, बांटने के अलावा और कुछ उन्हें नहीं आता है। तो फिर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसा बदलते हुए देखते हैं अगर ये फैसला मान लीजिए केजरीवाल के हक में आता है? तो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जब भी फैसला आएगा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फर्ज कीजिए इसका फैसला 24 तारीख को आ जाता है या 30 तारीख को आ जाता है जब अगले फेज की वोटिंग होनी है, तो उसके मायने एकदम दूसरे हैं। उससे अगर मान लीजिए गिरफ्तारी अवैध घोषित कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट, ना उसका इफेक्ट ना केवल इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, बल्कि विपक्ष के उस नैरेटिव को भी मजबूती मिलेगी कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे, टारगेट करके ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते, विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। एक पक्ष ये है। अगर केजरीवाल की जमानत को वैध ठहराया जाता है उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। मान लीजिए अगर 20 तारीख को चुनाव है, उसके बाद 25 को चुनाव है, फिर 1 को चुनाव है, तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं इसको अवैध घोषित कर दिया गिरफ्तारी का, आपने कल देखा परवीर प्रकाश था की जो गिरफ्तारी थी उसको यूएपीए में थी, वो कितने स्ट्रिंजेंट उसके जो प्रोविजन है वो तो इससे भी स्ट्रिंजेंट है। और उनको कल जिस तरीके से गिरफ्तारी अवैध बताई गई, आज कितनी कवरेज मिली आपको, कल कितने चैनलों पे आपने उस पर डिस्कशन देखा। तो वो सारा नैरेटिव तो भारत सरकार अपने स्टाइल से उसको कवर कर रही है, अपने हिसाब से उसको मैनेज करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल केस है केजरीवाल का। अगर कहीं केजरीवाल का गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ना केवल बैकफुट पे होगी, बल्कि चुनावी दृष्टि से भी उसको बड़ा भारी जो नैरेटिव का नुकसान है वो होगा। और विपक्ष की वो जो लगातार प्रचार है कि देखिए हमारे खिलाफ ज्यादती कर रहे हैं, वो स्टेब्लिश हो जाएगा। वो ना केवल चुनाव के हिसाब से, इंटरनेशनल छवि के हिसाब से भी। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो अमेरिकन प्रवक्ता ने भी ये कहा था कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन दिस एंड वी होप दैट ही गेट्स ए फेयर ट्रायल। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। और अकेले केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन भी है। और ये मत भूलिए कि उनकी भी कल इंटरिम बेल पे कल कपिल सिब्बल बहस करने वाले हैं। कल अगर उनका नंबर आया तो, नहीं तो 20 को करेंगे वो। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओवरऑल छवि की, उसकी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर, आइदर वे जो भी फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं इंगित करेगा इनकी कार्यशैली पर, जिसके लॉन्ग टर्म के परिणाम होंगे। आज दिखे या ना दिखे, चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेंगे, उसके फैसले पे भी प्रभाव पड़ेंगे और सरकार की छवि पे भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और केजरीवाल जेल में थे तब भी उनको राजनीतिक फायदा मिल रहा था दूसरे तरीके से, कि एक सिंपैथी वेव थी उनके लिए। वो बाहर आ गए हैं तो वो हमलावर हैं, ये दूसरा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं या जो लोग उनको चाहते हैं, जिन्होंने उनको दिल्ली की सत्ता सौंपी, वो उनको सामने सामने सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इसका इफेक्ट एक अलग तरीके से
तो अरविंद केजरीवाल हर तरीके से अभी फिलहाल सत्ता में बैठे लोगों के लिए घातक ही साबित हो रहे हैं, चाहे वो जेल में थे, माफ कीजिएगा, हर तरीके से वो घातक ही साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो भी बात केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं वो एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो सेट करते हैं। वो दिल्ली तक महदूद नहीं है, बल्कि वो यूपी भी जा रहे हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज वो पंजाब में है और उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो 24 घंटे में से 36 घंटे या मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा था उसका वो इस्तेमाल करेंगे। तो मोदी शाह को अगर उन्हीं की जबान में उनके तरीके से अगर कोई जवाब दे पाता है और वो श्रूड पॉलिटिशियन अगर किसी को हम कह सकते हैं तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। ये एक बार नहीं कई बार जो है ये बातें सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं। आज पूरी की पूरी जो कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग हुई है वो साफ तौर पर दिखाती है कि ये पूरा मामला किस तरह से राजनीति से प्रेरित रहा। हेमंत जी, अगर ईडी को ये कहना पड़े कोर्ट के सामने कि ये मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है या उनका वो एक्शन जो है वो किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो यानी कि वो खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बात बताइए, एक एजेंसी जो स्वतंत्र एजेंसी रही हो, जो वो खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर रही है, ये सफाई देकर उसने खुद अपने आप को फंसा लिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। आज की तारीख में जो एजेंसियों की हालत हो गई है केंद्र के सामने, वो अकेली ईडी नहीं है। आप तमाम केसेस के अंदर देखिए, उस सीबीआई ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी इतने सालों में जो अर्जित की थी, उसका कैसे बेड़ा गर्क हुआ, कैसे उसको केस्ड पैरेट से लेकर के क्या क्या सब एडजेक्टिव दिए गए। ऐसे ही कल दिल्ली पुलिस का देखा होगा आपने, यूएपीए के केस में, प्रवीण प्रकाष्ठा वाले में, और अब ईडी वाले केसेस में तमाम में, चाहे संजय सिंह की बेल वाला मसला ले लीजिए, चाहे केजरीवाल की बेल के ऊपर जो गिरफ्तारी की वैधता और अवैधता को लेकर के जो बहस हो रही है, कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि क्रेडिबिलिटी का संकट है एजेंसियों का, वो स्वीकार करें या ना करें, और वो रिसीविंग एंड पे है कोर्ट्स के लगातार। लेकिन ये तो ना केवल ईडी के अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि उनका हाल भी सीबीआई वाला होने वाला है, या कल को सरकारें सदा नहीं रहती, सरकार कभी ना कभी तो बदलनी है, जिसका इशारा कई बार राहुल गांधी भी करते हैं। तो जांच एजेंसियों को और अधिकारियों को एक बात समझनी चाहिए कि उन्होंने भी संविधान की अनुपालना की शपथ ली है। केवल सरकार ही नहीं लेती, अधिकारियों की भी शपथ होती है। वो अपनी शपथ के साथ क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी के इशारे पर ये सब करके क्या वो एजेंसी का भला कर रहे हैं, या उसके नाम का मटिया मेट कर रहे हैं? जैसे चुनाव आयोग को देख लीजिए आप, चुनाव आयोग ने अपनी क्या गत बना ली है। तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे एक तरीके से, वो किन कारणों से अपनी साख को गिरवी रख के, साख को दांव पे लगा करके इस तरह की चीजों को डिफेंड करने पे आ गए हैं जो कि इनडिफेंसिबल हैं। उनके खुद के एक्शन इनडिफेंसिबल, वरना तो सीधी सीधी बात होती कि ईडी का जितना बड़ा नाम और औरा था, जितना बड़ा सीबीआई का नाम और औरा था, आप देख लीजिए आज किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनसे, ना केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि ट्रायल कोर्ट्स में भी रोज जुलूस निकलता है उनका। तो ये सारी चीजें तो ईडी के अधिकारियों को खुद ही तय करना पड़ेगा कि उनको कहां तक जाना है और कौन सी वो सीमा है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस मुकाम तक देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार लेके गई है, उनके ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी अप्रोच पर। वो ना केवल चिंता का विषय है, वो इस डेमोक्रेसी के लिए भी कहीं ना कहीं बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ सारे विपक्षी दल और बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है किसी को इस बात की परवाह नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या फिर चुनाव आयोग हो, उन सबकी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और लगातार आम जनता ये पूछती हुई नजर आती है, जब आप लोगों से सड़कों पर जाकर जब आप बात करते हैं, जनता का मूड जब आप जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्यों ये एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती है, उन्हीं को ही क्यों फंसाती है। कि क्या सारे के सारे लोग जो एनडीए या फिर बीजेपी के जो हैं, वो क्या सिर्फ सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं? और क्या वो वॉशिंग मशीन, ये वर्ड बड़ा फेमस हो गया है, वो वॉशिंग मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। और केजरीवाल, उनकी पार्टी ने भी इल्जाम लगाए थे, ये कहा था कि इंडिया गठबंधन से अगर आप अलग हो जाते हैं तो उनके ऊपर शायद ये कार्रवाई नहीं होती है। तमाम चीजें लगातार खुद केजरीवाल, उनकी पार्टी इन तमाम मामलों को कहती रही।
कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे ऊपर ये दबाव है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और एक नहीं, तीन नेता, उनके जो बड़े नेता थे, जो सबसे बड़े चेहरे थे, केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया से लेकर और संजय सिंह, सब जेल गए। मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है। तो ये सब दिखाता है कि कैसे ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए ईडी को अपनी सफाई भी देनी पड़ती है। ये पूरा मामला बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया है और इसीलिए जब सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, तो उनको जवाब देते इस पर नहीं बनता है। आपको पता है कि तमाम इंटरव्यूज खासतौर पर जो नरेंद्र मोदी के होते हैं वो कैसे स्टेज्ड होते हैं। एक एक चैनल को आप ये देखिए, घबराहट बौखलाहट कितनी है। एक एक चैनल को तीन तरह के, चार तरह के इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, बाइट के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, बहुत कैंडिड दिखाने की कोशिश के। देखिए वो रैली में थे, फिर 4 एंकर्स इकट्ठे होते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर 3 एंकर्स इकट्ठे होते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर घाट पे जाकर इंटरव्यू लिया जाता है। एक चैनल को इतने इंटरव्यूज जो हैं वो दिए जा रहे हैं और रैलियां अलग हो रही हैं, यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी के अलावा 1 मिनट का टाइम भी विपक्ष को ना दे दिया जाए स्क्रीन का। सिर्फ मोदी दिखे और सिर्फ मोदी दिखे, ताकि वो जो उनका झूठ है वो लोगों के जहन में इस तरह से बता दिया जाए कि उनको वो सच लगने लगे। लेकिन असल में तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। लोगों ने जो बखौटा है वो 10 साल का पूरी तरीके से उतर गया है और जो अरविंद केजरीवाल का पूरा जो केस है वो भी लोगों के सामने है। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं सिंपैथी मिल रही है, हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिल रही है और इस सिंपैथी का फायदा लग रहा है सीधे तौर पर केजरीवाल को भी होगा, इंडिया गठबंधन को भी होगा और हेमंत सोरेन को भी होगा और बीजेपी को इसका नुकसान है। अपने पैर पर लग रहा है कि उसने खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी वो नैरेटिव तो जमीन पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कल फिर से सुनवाई शुरू होगी, 2:30 बजे तक का टेंटेटिव टाइम जो है वो दिया गया है। देखना यह होगा कि कल जब सुनवाई शुरू होती है तो क्या कुछ होता है, फैसला सुरक्षित रखा जाता है, उसमें क्या दलीलें पेश की जाती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं, एएसजी क्या कहते हैं और फिर जो बेंच है वो क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग। बहुत शुक्रिया हेमंत जी अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस सब पर अपनी बात रखने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर से इस पूरे मामले को हम आपके सामने रखेंगे, जैसे लगातार हम रखते रहे, ताकि आसान शब्दों में जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो आप तक पहुंच जाएं, आसान शब्दों में आप उसको समझ सकें। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।